एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू सीरीज दैट इज कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में ना हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 10। चलिए फिर सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 की। ये सेक्शन में ना हमको 3 बातें बताई गई हैं। नंबर 1 कि इस कोड का नेम क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। नंबर 2 कि ये जो कोड है ये कहाँ अप्लाई होता है। तो फ्रेंड्स, ये पूरे के पूरे इंडिया में लागू होता है। नंबर 3 बात ये बताई गई है कि ये तब लागू होता है जब गवर्नमेंट क्या है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके अनाउंस करती है, तभी लागू होगा। अब जो इम्पोर्टेंट बात आपको समझनी है फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, चाहे हम किसी भी एक्ट की बात कर ले, किसी भी कोड की बात कर ले, हमें पता है कि उसमें अलग अलग प्रोविजंस होती हैं। जैसे कि एक ये प्रोविजन, एक ये, इस तरह से अलग अलग प्रोविजंस होती हैं। अब यहाँ पर कहते ये जो अलग अलग प्रोविजंस है ना, ये अलग अलग डेट पर लागू हुई हो सकती है। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि ये एक प्रोविजन है जो कि 1 जनवरी को लागू हुई है, ये एक प्रोविजन है जो कि 1 अप्रैल को लागू हुई है। तो इससे आप क्या समझे कि जो अलग अलग प्रोविजंस है वो अलग अलग डेट पर लागू हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सारी प्रोविजंस एक ही सेम डे पे लागू हुई हो। अब एक और बात, अगर किसी प्रोविजन में लिखा है ये कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, तो इसका मतलब है, अच्छा ऐसे एग्जांपल लो, मान के चलो ये एक प्रोविजन है और इसमें ये बात लिखी आई हुई है कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, तो इसका मतलब है कि इसी पर्टिकुलर प्रोविजन की डेट की बात करी गई है। यहाँ पर पूरे के पूरे कोड के लागू होने की तारीख नहीं, इस पर्टिकुलर प्रोविजन के लागू होने की बात करी गई है कि वो किस तारीख पे हुई थी। अगर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए तो आई होप आपको सेक्शन 1 अच्छे से क्लियर हो गया। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 3, वर्क कमेटी। फ्रेंड्स, इसमें भी 3 बातें बताई गई हैं। सबसे पहले सब सेक्शन 1 में ये बताया गया है, मान लीजिए ये एक XYZ इंडस्ट्री है, अगर इसमें कहते 100 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं, मतलब पिछले 12 महीनों में किसी भी एक दिन ऐसा था कि इस इंडस्ट्री में 100 या उससे ज्यादा वर्कर्स थे, तब यहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोल देगी कि आपको वर्क कमेटी बनानी पड़ेगी। अब वो वर्क कमेटी जो है फ्रेंड्स, उसमें एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज दोनों साइड के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। एक बात और, अगर मान लो टोटल 10 मेंबर्स हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने 8 एम्प्लॉयर्स के मेंबर्स बना दिए एंड 2 सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव्स। नहीं, दोनों इक्वली होने चाहिए। मतलब ये कोशिश होनी चाहिए कि एम्प्लॉयज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव से थोड़े मतलब कम नहीं होने चाहिए। पहला सबसेक्शन क्लियर। सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है, यहाँ पर कहते अगर मान लो, अब हमने अभी बात करी कि एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी उस वर्क कमेटी में होंगे, तो वो जो एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो कहाँ से चुने जाएंगे यार। तो फ्रेंड्स, हमने अपने एग्जांपल में XYZ इंडस्ट्री की बात करी है ना, तो दैट मींस कहते वो जो एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उस कमेटी में, वो इसी XYZ इंडस्ट्री के ही होंगे। मतलब उसी इंडस्ट्री, उसी फैक्ट्री में जहां पे वो वर्क कमेटी बन रही है, उसी के एम्प्लॉयज में से ही एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जाएंगे वर्क कमेटी के लिए। बोलो ये बात क्लियर। अच्छा, अगर मान लो इस XYZ इंडस्ट्री में एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन भी है, तो ठीक है, कहते फिर आप उसमें से भी चूज कर सकते हो फिर एम्प्लॉइज, अगर है तो कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। तो 2 पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, अब बात करते हैं कि ये वर्क कमेटी करेगी क्या, इसको क्यों बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये वर्क कमेटी का काम रहेगा एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज के बीच में कुछ भी, मान लो किसी भी सीरियस मैटर को लेकर के डिसएग्रीमेंट हो गया, मतलब आपस में नहीं बात बैठ रही, तो फिर उनको सुलझाना, उस बात का सल्यूशन निकाल देना ताकि इनके रिलेशन आपस में अच्छे बने रहे। तो उसके लिए ही ये वर्क कमेटी बनती है कि दोनों साइड्स के जो भी पंगे पड़ रहे हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय साइड के, उसको सुलझाना।
आई होप सभी को वर्क कमेटी क्या होता है क्लियर हो गया। गुड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 4। फ्रेंड्स, सेक्शन 3 में हमने बात करी थी वर्क कमेटी की। अब सेक्शन 4 में हम लोग बात करेंगे ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी की। ये सेक्शन बड़े ध्यान से सुनना। फ्रेंड्स, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी अब ये क्यों बनाई गई है यार? ऑलरेडी वर्कर की कमेटी है तो है, वो हमने सेक्शन 3 में समझी, तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई? फ्रेंड्स, इंडिविजुअल एम्प्लॉय की अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर मान लो प्रॉब्लम पिंकू टिंकू चिंकू सबकी थी, चलो वर्क कमेटी थी, अगर प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ पिंकू को है, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को है, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की पर्सनल कंप्लेंट कौन हैंडल करेगा? तो उसके लिए ये है ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी, जिसके बारे में हम लोग अब समझेंगे। देखो, जब हमने वर्क कमेटी की बात करी थी तो मैंने आपको बोला कि उसमें 100 या उससे ज्यादा वर्कर्स अगर पिछले 12 महीनों में किसी भी एक दिन हो जाते हैं तो वर्क कमेटी बनानी पड़ती है। अब यहाँ पर सेक्शन 4 कहता है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर पिछले 12 महीनों वाली कंडीशन नहीं है, बस सीधी सीधी बात है कि अगर आपकी फैक्ट्री में 20 और मोर वर्कर्स काम करते हैं, कितने फ्रेंड्स जल्दी बताओ? यस, अगर कहते हैं आपकी फैक्ट्री में, आपके एस्टैब्लिशमेंट में 20 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, तब आपको ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी बनानी पड़ती है। क्यों? जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सो दैट एक पिंकू जो कि एक एम्प्लॉय है, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की पर्सनल कंप्लेंट्स को ये कमेटी सुनती है। इसमें भी फ्रेंड्स जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है कि इक्वल ही मेंबर्स होंगे। इक्वल मेंबर्स बोले तो कि एम्प्लॉयर साइड के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे एंड एम्प्लॉय साइड के भी होंगे, एंड दोनों के इक्वल ही मेंबर्स होंगे। तीसरी बात यहाँ पर बोली गई है रोटेशन बेसिस पर। यहाँ पर अब इस कमेटी का कोई चेयरमैन भी तो होगा ना, तो वो कौन होगा? तो रोटेशन बेसिस, जैसे स्कूल में नहीं रोटेशन होती, एक दिन एक स्टूडेंट फर्स्ट बेंच पर है, फिर नेक्स्ट डे वो लास्ट बेंच पे चला गया, लास्ट बेंच वाला फर्स्ट पे आ गया, फिर वो सेकंड पे, इस तरह से, राइट? ठीक उसी तरह से यहाँ पर पता क्या होता है, जैसे मान लो 2025 में एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव चेयरमैन था, ठीक है, तो अब 2026 में कौन बनेगा? एम्प्लॉयज का रिप्रेजेंटेटिव। बताओ फिर 2027 में कौन बनेगा? यस, एम्प्लॉयर्स का। 2028 में एम्प्लॉयज का। तो इस तरह से ये साल बाद चेंज हो जाता है, एक साल एम्प्लॉयज का रिप्रेजेंटेटिव और दूसरे साल एम्प्लॉयज का रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर? अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट जो बताया गया है, बड़े ध्यान से सुनना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर कहते इस कमेटी में वुमेन का होना भी जरूरी है। वुमेन का होना भी जरूरी है, लेकिन अब मेन बात ये है कि कितनी वुमेन, मतलब अगर मान लो 10, अच्छा एक बात याद रखना, इस कमेटी में 10, कितने फ्रेंड्स? 10 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। मेरे साथ रिपीट करो, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी में कितने से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं? बोलो। यस, 10, मतलब मैक्सिमम मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ 10 ही हो सकते हैं। चलो जी, ये हम समझ गए हैं। अगर 10 मेंबर्स हो सकते हैं तो क्या वुमेन कोई एक चलेगी, 2 चलेगी? नहीं, ये मेन पॉइंट अब आपको समझना है। यहां पर कहते वुमेन, जितनी वुमेन्स फैक्ट्री में काम करती हैं उसका प्रोपोर्शन ही इस कमेटी में उतनी वुमेन्स मेंबर होंगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? सुनो, अगर मान लो एक फैक्ट्री में 100 वर्कर्स हैं, कितने वर्कर्स हैं? 100 वर्कर्स हैं मान लीजिए, और उसमें से 30 वुमेन वर्कर्स हैं, टोटल 100 है, दोनों को मिला के, मेल फीमेल को। 100 में से 30 वुमेन वर्कर्स हैं, तो दैट मीन्स अब आपकी ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी में 30%, कितने परसेंट? 30% वुमेन भी मेंबर होंगी। एग्जाम्पल ले लीजिए, हम जानते हैं कि इस कमेटी में 10 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। हम मान के चलते हैं कि जो XYZ इंडस्ट्री है उनकी कमेटी में सिर्फ और सिर्फ 8 मेंबर्स हैं। बोलो कितने हैं हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली कमेटी में मेंबर्स? यस, 8 मेंबर्स हैं। तो इस 8 में से कम 3, क्योंकि 30% देखना है ना हमने, कम से कम कहते 3, कितनी होनी चाहिए मेंबर्स? 3 मेंबर्स कम से कम वुमेन होनी चाहिए। बस सिंपल याद रखना कि टोटल जितने भी आपकी फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, देख लो कि वुमेन वर्कर्स कितनी है। 30 है ना,
तो फिर 30% आपकी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में होनी चाहिए। अब वो जितने भी मेंबर्स हैं देख लो, 30% वुमेन बननी चाहिए। समझ गए? अब नेक्स्ट 5th पॉइंट कहता है, मान लो पिंकू को, हमने बात पिंकू की करी थी ना कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय है जिसको की प्रॉब्लम आ जाती है एक। अब वो क्या करेगा, जिस दिन उसको प्रॉब्लम अराइज हुई है उस दिन से लेकर के 1 ईयर, 1 साल के विद इन कहते वो इस कमेटी में कंप्लेंट कर सकता है। चलो मान लो पिंकू ने कंप्लेंट कर दी, तो अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कमेटी का क्या फर्ज बनता है। कमेटी की यहाँ पर ये फर्ज बन जाती है कि वो 30 डेज, कितने फ्रेंड्स, यस 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर, जब पिंकू ने कंप्लेंट कर दी ना, तो वो जब कंप्लेंट हुई उस दिन से लेकर के 30 डेज के विद इन कमेटी को अपना डिसीजन देना रहता है। अब इन दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूज मत हो जाना। मुझे बताओ, पिंकू एक एम्प्लॉय है, उसके साथ एक प्रॉब्लम अराइज हो गई है, हो सकता है कि उसके अकेले की ही सैलरी को लेकर के एम्प्लॉयर ने कुछ गड़बड़ कर दी है, तो वो अकेले पिंकू की प्रॉब्लम है। अब जिस दिन प्रॉब्लम हुई है मुझे जल्दी बताओ, वो कितने टाइम के विद इन इस कमेटी में कंप्लेंट कर सकता है? यस, विद इन 1 ईयर। अब मुझे बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता था, जब पिंकू ने कंप्लेंट कर दी है तो कमेटी कितने दिन के विद इन उसको डिसीजन देगी? यस, विद इन 30 डेज। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? अब नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। अब इसके फ्रेंड्स सबसेक्शन 7 में जो बताया गया है वो ये है, ये पॉइंट को भी ना ध्यान से समझना। अब इसका सबसेक्शन 7 ये बोलता है, अगर मान लीजिए हम जानते हैं कि कमेटी क्या करती है, अपना डिसीजन देती है, राइट। अगर उसने, अब हम ये भी जानते हैं कि इसमें एम्प्लॉयर साइड के लोग भी होते हैं एंड एम्प्लॉय साइड के भी होते हैं, ये भी आप जानते हो। अब ये पॉइंट ध्यान से सुनो। मानते हैं कि चलो फ्रेंड्स, ये जो ग्रीवेंसल रिड्रेसल कमेटी है ना, इसमें टोटल कितने मेंबर्स है? मान लो 8 मेंबर्स हैं। देखो 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन 10 से कम तो हो ही सकते हैं ना, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी। तो हम मान के चलते हैं कि 8 वर्ग इसमें लोग हैं कमेटी में, तो 4 जो हैं हम ये भी जानते हैं इक्वल होने चाहिए। 4 मान लीजिए ये एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एंड बाकी बचे 4 मान लीजिए एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब फ्रेंड्स इन्होंने जो डिसीजन लिया, जो भी डिसीजन लिया था ना, उस डिसीजन में एम्प्लॉयर साइड के मान लो चारों के चारों अग्री कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, एम्प्लॉय साइड के मेजॉरिटी में अगर मेंबर्स उस डिसीजन में अग्री करते हैं तभी वो डिसीजन फाइनल माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। बेशक अब कहते एम्प्लॉयर साइड के चारों बंदों क्या है, हाँ बोल रहे हैं कि हम अग्री है इस डिसीजन से, जो कमेटी में मेंबर्स बैठे हैं ना, एम्प्लॉयर साइड के चारों अग्री कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉय साइड के सिर्फ 2 मेंबर्स अग्री कर रहे हैं एंड बाकी के 2 डिसएग्री कर रहे हैं। मुझे बताओ, क्या यहाँ पर मेजॉरिटी में एम्प्लॉय साइड के रिप्रेजेंटेटिव्स अग्री कर रहे हैं डिसीजन से? नो, बट गए, 2 कहते हैं ठीक है, 2 कहते नहीं ठीक है। तो क्योंकि बेशक एम्प्लॉयर साइड के सारे मान बैठे हैं, लेकिन एम्प्लॉय साइड के रिप्रेजेंटेटिव्स में मेजॉरिटी में उस डिसीजन को अग्री नहीं करा है, इसलिए अब इस कमेटी का डिसीजन इनवैलिड माना जाएगा, वो सही माना ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एम्प्लॉय साइड में 3 मेंबर्स डिसीजन से अग्री करते हैं, ओनली 1 मेंबर ही डिसएग्री करता है, क्या अब एम्प्लॉय साइड में मेजॉरिटी में आंसर मतलब डिसीजन यस हो गया? यस, अब मेजॉरिटी एम्प्लॉय साइड से बोल रही है कि ये डिसीजन सही है, तो अब ये डिसीजन वैलिड माना जाएगा। बात समझ में आ गई कि ये बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉय साइड के रिप्रेजेंटेटिव्स में जितने भी वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको मेजॉरिटी में अगर कह रहे हैं कि ये डिसीजन से हम अग्री करते हैं, तभी उस कमेटी के पूरे डिसीजन को वैलिड माना जाएगा, वरना नहीं। अब हम इसके सबसेक्शन 8 की बात करते हैं। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, इनका जो भी डिसीजन था, एम्प्लॉय उससे हो गया पिंकू ना खुश, कहता मुझे आपका डिसीजन अच्छा नहीं लगा, या तो ऐसा हुआ हो सकता है, या हम जानते हैं कि इस कमेटी को 30 डेज के विद इन अपना डिसीजन देना होता है। अरे यार, इस कमेटी ने 30 डेज पूरे हो गए लेकिन कुछ डिसीजन नहीं दिया, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक सिनेरियो बन सकता है।
या तो कमेटी ने 30 डेज के विद इन कोई डिसीजन नहीं दिया, या फिर एम्प्लॉय ना खुश है इनके डिसीजन से। तो इन दोनों में से अगर कोई भी सिनेरियो बनता है ना कहते, तो वो जो एम्प्लॉय है 60 डेज के विद इन क्या है, कॉन्सल्टेशन ऑफिसर को पास जा सकता है कि देखिए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं करी, या अगर करी तो करी, मुझे इनका डिसीजन अच्छा ही नहीं लगा, तो फिर कॉन्सल्टेशन ऑफिसर देखेगा उस चीज को। अब फ्रेंड्स जो इसका सबसेक्शन 9 है, ये भी ध्यान से सुनना। मैं कहती हूँ कि एक इंडस्ट्री है XYZ या फैक्ट्री है मान लो, उसमें 50 वर्कर्स हैं, लेकिन सिर्फ एक पिंकू को ही टर्मिनेट कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। अब सिर्फ एक ही एम्प्लॉय को अगर कहते, बंदा क्या है जो उसका एम्प्लॉयर है वो जॉब से निकाल देता है, तो क्या कहते यहाँ पर उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा? यस, बिल्कुल माना जाएगा। यस, माना जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर ये सबसेक्शन 9 यही बोलता है कि एम्प्लॉयर अगर सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय को ही जॉब से निकाल देता है, टर्मिनेट कर देता है, डिसमिसल का केस बन जाता है, तो उसको भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ही माना जाएगा। भले ही पिंकू की इस लड़ाई में और वर्कर्स उसके साथ नहीं है, ट्रेड यूनियन भी बीच में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अकेला पिंकू के लिए भी ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। क्लियर? अब हम इसके सबसेक्शन 10 की बात करते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर कहते जो पिंकू है, पिंकू ना उसको क्योंकि अकेले को जॉब से निकाला, ये तो हम समझ गए सबसेक्शन 9 में। सबसेक्शन 10 बोलता है कि अब पिंकू क्या है, कंसल्टेशन ऑफिसर के पास जा सकता है कि देखिए मुझे इन्होंने जॉब से निकाल दिया है, कंसल्टेशन ऑफिसर के पास जाएगा। लेकिन मान लीजिए 45 डेज, फ्रेंड्स कितने दिन, 45 डेज बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कंसल्टेशन ऑफिसर का कुछ रिजल्ट निकल करके नहीं आया है। अब यहाँ पिंकू उस एम्प्लॉय के पास ये राइट है कि वो इवन उसको गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत भी नहीं है, वो सीधा डायरेक्टली ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। समझे? वो डायरेक्टली ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है, क्योंकि कंसल्टेशन ऑफिसर ने कहते 45 दिन बीत गए, 45 दिन बीत गए, कुछ नहीं करा, तो पिंकू कहता है ठीक है फिर हम चले सीधा ट्रिब्यूनल के पास। कहता अब तो मैं गवर्नमेंट को भी नहीं पूछूंगा कुछ। समझे? अब इसका लास्ट सबसेक्शन बोलता है 11 कि जब पिंकू को जॉब से निकाला, जिस दिन निकाला ना उस दिन से लेकर के 2 इयर्स, फ्रेंड्स कितने साल, यस 2 साल के विद इन उसको ट्रिब्यूनल में जाना होता है। 2 साल के बाद फिर उसका केस वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ये नहीं आपको जॉब से 4 साल पहले निकाला था और अब आप जा रहे हो ट्रिब्यूनल में, नहीं, जब जॉब से निकाला है उस दिन से लेकर के 2 इयर्स के विद इन आपको ट्रिब्यूनल में जाना होता है। सो आई होप आप सभी को ये सेक्शन अच्छे से क्लियर। गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 5। फ्रेंड्स यहाँ पर अब पता है क्या होता है, इसमें भी 2 बातें बताई गई हैं। सबसे पहले सबसेक्शन 1 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है, नोटिफिकेशन निकाल करके किसी एक पर्सन को, मान लीजिए ये मिस्टर एक्स को क्या है, वो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन अपॉइंट कर सकती है। क्या कर सकती है फ्रेंड्स? यस, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन अपॉइंट कर सकती है। साथ ही साथ वो डिप्टी, एडिशनल या ज्वाइंट क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन भी अपॉइंट कर सकती है। एंड ये भी वही गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि इनमें से कौन क्या क्या पावर्स यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिस्टर एक्स को कर दिया उसने अपॉइंट एज अ रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। अब क्या है, वो पिंकू चिंकू टिंकू को एक उसने एडिशनल, एक को ज्वाइंट, एक को डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन अपॉइंट कर लिया। अब इन सबकी क्या ही पावर्स रहेगी, ये भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि कब कौन सी पावर कहाँ क्या यूज करेगा। सबसेक्शन 1 क्लियर फ्रेंड्स। अब इसका जो सबसेक्शन 2 है वो बड़े ध्यान से सुनना। मैंने आपको कभी बोला था कि मिस्टर एक्स रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन है, पिंकू टिंकू चिंकू एडिशनल, ज्वाइंट और डिप्टी है, ठीक है। लेकिन सबसेक्शन 2 बोलता है, मान लीजिए लखनऊ में, ठीक, लखनऊ में ये एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। क्या है? रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। और यहाँ पर ये जो पिंकू है ना, इसमें ये जो पिंकू है ना फ्रेंड्स, ये डिप्टी रजिस्टर ऑफ ट्रेड यूनियन है, ये मेन रजिस्टर ऑफ ट्रेड यूनियन नहीं है। ये जो पिंकू है ये डिप्टी रजिस्टर ऑफ ट्रेड यूनियन है। एंड ये यहाँ पर इस रजिस्टर ट्रेड यूनियन में जो कि लखनऊ में है, बिल्कुल जो मेन रजिस्टर ऑफ ट्रेड यूनियन होता है ना उसकी जैसे ही पावर्स यूज कर रहा है। इसीलिए कहते ये रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के लिए ये पिंकू ही मेन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। ये कहेंगे हमारे लिए तो तुम ही हो रजिस्टर ऑफ ट्रेड यूनियन। बेशक ये
डिप्टी रजिस्टर ऑफ ट्रेड यूनियन है, लेकिन ये जिस भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में मेन रजिस्टर ऑफ ट्रेड यूनियन की तरह पावर्स यूज करके काम कर रहा है, तो वो यूनियन बोलेगी हमारे लिए तो आप ही रजिस्टर ऑफ ट्रेड यूनियन हो। क्लियर फ्रेंड्स? आई होप आपको सेक्शन 5 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 6। बहुत ध्यान से समझना, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन की बात होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चारों सबसेक्शन इसके बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसके सबसेक्शन 1 की बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मान लो आपको ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, मैं क्या बोलती हूँ, आपको अप्लाई करना है कि हमारे ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कर दिया जाए, तो आप अप्लाई करना चाहते हो। अप्लाई का मतलब हम जानते हैं कि हमने एप्लीकेशन देनी है। तो अप्लाई के टाइम पर कहते हैं मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। कितने मेंबर्स बोलो? या 7 मेंबर्स होने चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ कहते 7 मेंबर्स करेंगे क्या अप्लाई करने के लिए? ये जो मिनिमम 7 मेंबर्स है ना, ट्रेड यूनियन के इनके जो भी रूल्स हैं फ्रेंड्स, किसके रूल्स? ट्रेड यूनियन के रूल्स को साइन करेंगे। ट्रेड यूनियन के रूल्स को मिनिमम 7 लोग क्या है, साइन करेंगे। एंड इस कोड की, ये जो हम कोड पढ़ रहे हैं, इस कोड की जो भी रेगुलेशंस होती हैं उनको फॉलो करते हुए ये क्या है, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। आई रिपीट, मिनिमम 7 मेंबर्स होंगे जो कि ट्रेड यूनियन के रूल्स को साइन करेंगे, इस कोड की रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। ये हमें सबसेक्शन 1 में बताया गया था। सबसेक्शन 2 बहुत ध्यान से सुनना। सबसेक्शन 2 बोलता है चलो अप्लाई करने के लिए 7 लोग इनफ थे। अब होगी एक्चुअल रजिस्ट्रेशन। क्या होगी फ्रेंड्स? अब फुल रजिस्ट्रेशन होनी है, एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन होनी है। तो जब रजिस्ट्रेशन होनी है तो मिनिमम मेंबर्स होने जरूरी है। अब यहाँ पर मिनिमम मेंबर्स किसको बोला गया है? कंफ्यूज मत होना, जब हम अप्लाई की बात कर रहे थे तब मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए। सबसेक्शन 2 में अब हम कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन हो रही है, अब एक्चुअल में उस दौरान मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? वो मिनिमम मेंबर्स हम कुछ इस तरह से निकालेंगे, जितने भी टोटल वर्कर्स हैं उनका 10% और 100 वर्कर्स। फ्रेंड्स, जितने टोटल वर्कर्स है उसका 10% या फिर 100 वर्कर्स, इन दोनों में से जो कम है उसको हम मिनिमम मेंबर मानेंगे। मान लीजिए फैक्ट्री में या यूनियन में, मान लीजिए इस यूनियन में 50 टोटल वर्कर्स हैं। कितने हैं? 50। 50 का 10% कर दीजिए, 5 आ गए। 5 और 100 वर्कर्स। अब मुझे बताओ 5 और 100 इन दोनों में से थोड़ा कौन है, कम कौन है? 5। दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कितने मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए? 5। क्लियर हुआ? अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे बोलता है, अगर मान लीजिए हम इमेजिन करते हैं कि 10 मेंबर्स थे रजिस्ट्रेशन में, कितने थे? 10 मेंबर्स थे। चलो ठीक है, 10 में से रजिस्ट्रेशन होने के बाद मान लीजिए 4 मेंबर्स, कितने? 4 मेंबर्स। सबसेक्शन 3 बोलता है कि चलो रजिस्ट्रेशन हो गई, लेकिन मान लो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर 10 मेंबर्स थे। 10 में से अगर कहते अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद 4 मेंबर्स ने यूनियन छोड़ दी है किसी भी रीजन से, आपने निकाला, उन्होंने खुद छोड़ा, जो भी रीजन बना, 10 मेंबर्स अब नहीं है, अब 4 मेंबर्स बीच में से निकल चुके हैं, सिर्फ 6 बचे हैं। तो क्या उन 4 मेंबर्स के जाने से फ्रेंड्स वो रजिस्ट्रेशन अब इनवैलिड हो जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी अभी भी है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अगर कहते 10 मेंबर्स थे तो 6 अभी भी है, 50% अभी भी है मेंबर्स, इसलिए इनवैलिड नहीं होगी। हाँ, अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पर मान लो 10 मेंबर्स थे, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद 7 मेंबर्स ने छोड़ दी यूनियन, बचे 3, क्या अब रजिस्ट्रेशन इनवैलिड हो जाएगी? यस। तो इसी से मिलता जुलता है सबसेक्शन 4। तो इससे हम सबसेक्शन 3 से क्या समझे कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अब ये नहीं सोच सकते अब भले ही मेंबर खिसक जाए सारे के सारे,
नहीं, रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतनी होनी ही चाहिए, वरना वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। तो सबसेक्शन 4 कहता है इस बात का ध्यान रख लेना कि इस बात का ध्यान रख लेना रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी जो मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है ना, वो मतलब खराब मत होने देना, उतने मेंबर्स होने ही चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपकी रजिस्ट्रेशन वैलिड ही रहे। सो आई होप आपको ये चारों सबसेक्शन क्लियर हो गए, लेकिन एक क्विक रिवीजन बनती है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एंड हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, तो आपकी बात आप लोग मेरे साथ साथ रिपीट करोगे। वीडियो स्किप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन दूर नहीं करनी है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए तो मेरे साथ साथ रिपीट करना। सबसेक्शन 1 में क्या बताया गया था फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, मिनिमम बताओ कितने मेंबर्स होने चाहिए? यस 7। और ये 7 मेंबर्स करेंगे क्या अप्लाई करने के लिए? यस, ये लोग ट्रेड यूनियन के रूल्स को साइन करेंगे, कोर्ट की रेगुलेशंस फॉलो करेंगे और अप्लाई कर देंगे। ठीक है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? अब एक्चुअल रजिस्ट्रेशन हो रही है, कितने मेंबर्स चाहिए मिनिमम? हाँ, या तो टोटल का 10% कर दो या फिर 100 वर्कर्स। टोटल का 10% मान लो 50 आया है, दूसरी तरफ 100 है, बताओ मिनिमम मेंबर्स किसको मान के चलेंगे? यस 50 को। क्यों? क्योंकि वो कम है। ठीक है। थर्ड क्या बोलता है बताओ? थर्ड सबसेक्शन, यस अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, अभी हमने 50 की एग्जांपल ली थी ना, मान लो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर 50 वर्कर्स थे, 50 में से 20 चले गए छोड़कर के साथ, 30 बचे, क्या रजिस्ट्रेशन इनवैलिड होगी? नो। वाई? क्योंकि 50% अभी भी है। अच्छा, अगर मान लो 50 में से 40 चले जाते, सिर्फ 10 रह जाते, यस रजिस्ट्रेशन इनवैलिड हो जाती। क्यों? क्योंकि मिनिमम नहीं रहे लोग। फोर्थ सबसेक्शन क्या बोलता है कि आपको ये मिनिमम मेंबर्स वाली रिक्वायरमेंट मेंटेन करके ही रखनी पड़ेगी। आई होप ये सबसेक्शन क्लियर। गुड। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक बात और, अगर आपको ये एक्ट की मतलब ये कोड की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करेगा, जस्ट एट ₹89। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 7। फ्रेंड्स, इसमें ना हम लोग कंडीशंस समझेंगे, कंडीशंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। दो बातें हैं इसमें भी। नंबर 1 कि जो एग्जीक्यूटिव है ना वो प्रॉपरली कोड के रूल्स को फॉलो करते हुए उसके हिसाब से ही होना चाहिए। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं आपके जो ट्रेड यूनियन के रूल्स है ना उसमें ये कुछ चीजें हैं जो कि एकदम क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए सीधी सीधी। जैसे कि नंबर 1 नेम ऑफ ट्रेड यूनियन, आपके ट्रेड यूनियन का नेम क्या है? ऑब्जेक्टिव, अच्छा ट्रेड यूनियन बनाई तो बनाई, क्यों बनाई बे? पर्पस क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? ये चीज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि ये ट्रेड यूनियन किस लिए, किस पर्पस के लिए बनाई गई है। एंड ये भी एक तरह से क्लियर होना चाहिए कि जो भी पर्पस है ना वो लॉफुली पर्पस है, कोई इलीगल पर्पस नहीं है हमारा, कोई इलीगल इरादा नहीं है, लॉफुली पर्पस है। नंबर 3 जनरल फंड्स के बारे में सारा कुछ मेंशन करना। नंबर 4 मेंबर्स, जो भी आपके मेंबर्स है ना, ट्रेड यूनियन का मेंबर्स तो होंगे ना उसमें, तो उनकी प्रॉपर लिस्ट मेंटेन होनी चाहिए कि कौन कौन मेंबर्स हैं। नंबर 3 आप एक्चुअल मतलब ऑर्डिनरी वर्कर्स, जो एक्चुअल वर्कर्स होते ही हैं, परमानेंट समझ लो ऑर्डिनरी वर्कर्स, या फिर जो टेम्पररी वर्कर्स भी, हम आप जानते हो ना बदली वर्कर्स, वो टेम्पररी वर्कर्स भी आते हैं। तो चाहे कहते हैं ऑर्डिनरी वर्कर्स या फिर टेम्पररी वर्कर्स, उनको आप एक तरह से हम कह सकते हैं एडमिशन, कि आप कैसे रखते हो, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस फॉलो करना रहता है उन्हें रखने का, ये चीज भी आपके रूल्स में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट की सब्सक्रिप्शन या फिर फीस। अब जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि अगर आपको लेबर लॉ की सारी वीडियोस फुल एक्सेस चाहिए तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं ₹89 पर मंथ, राइट। ठीक इसी तरह से इनको भी क्लियरली बताना पड़ता है कि मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन फीस क्या रहेगी, समझे। नेक्स्ट आ जाता है बेनिफिट्स। जैसे मैं आपको बेनिफिट्स बताती हूँ कि अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करोगे तब क्या होगा, आपको पूरे की पूरी सारे एक्ट्स की प्लेलिस्ट का फुल एक्सेस मिल जाता है। ठीक इसी तरह से ये लोगों को भी अपने रूल्स में कहते सारे के सारे बेनिफिट्स बताने पड़ते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमारे ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को, या
किस गलती की वजह से फाइन लग सकता है और किसकी वजह से कितना क्या फाइन लगता है, ये सब कुछ पहले से कहते हैं रूल्स में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है जो फ्रेंड्स इनकी एनुअल जर्नल बॉडी मीटिंग होती है। अब मीटिंग में क्या होगा, डिस्कशन ही होगा, इलेक्शन ही होता है। तो वो इलेक्शन अगर होता है मेंबर्स का तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या डिस्कशंस होती हैं, कैसे होगी, ये जो भी इन सब मीटिंग्स का क्या प्रोसीजर रहेगा, वो चीजें भी कहते हैं क्लियरली मेंशन होनी चाहिए आपके रूल्स में। नेक्स्ट आ जाता है फंड्स। आपके भाई जो भी फंड्स हैं, आप जानते हो ना ट्रेड यूनियन का भी अपना एक फंड होता है, तो वो फंड का हिसाब किताब, एनुअल ऑडिटिंग के बारे में बताना, अकाउंटिंग के बारे में बताना, अकाउंट्स इंस्पेक्शन के बारे में रूल्स में क्लियरली बताना है, ठीक है, ताकि लोगों को पता रहे भाई ये घपला नहीं कर रहे हैं, समझे। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आप रूल्स को अमेंड करते हैं, अब देखो कई बार हमें रूल्स को अमेंड का मतलब मॉडिफाई करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, कुछ पुराने रूल्स कैंसिल भी करने पड़ जाते हैं। तो अगर कहते हैं आपने एक रूल बना हुआ है उसको अब चेंज करना है या कैंसिल करना है, तो किसी भी रूल को चेंज करने का या कैंसिल करने का क्या प्रोसेस रहेगा, ये बात भी रूल्स में बतानी बहुत जरूरी है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है अगर ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व ही कर देना है, बंद ही कर देना है, खत्म कहानी, तो फिर डिसॉल्व करने का भी क्या ही प्रोसेस रहेगा, ये चीज भी इनको अपने रूल्स में मेंशन करने बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स अभी ये सेकंड पॉइंट में हमने जो कुछ भी ये समझा, ये सब कुछ वो था जो ट्रेड यूनियंस को अपने रूल्स में बताना जरूरी है, सो दैट सबको पता हो कि अगर इस यूनियन में मेंबर बनना है तो क्या प्रोसेस रहेगा, कितनी सब्सक्रिप्शन फीस लगेगी, इन लोगों के फंड्स का क्या क्राइटेरिया है, ये ऑडिट करवाते भी है कि नहीं, ये सब कुछ मेंशन होना चाहिए। क्लियर है सेक्शन भी? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें अब हम समझेंगे एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले जब हम देखो, ये बात तो हमने बहुत पहले भी समझ ली है कि मिनिमम 7 मेंबर्स अप्लाई करते हैं, है ना, और वो क्या करते हैं, वो इसके रूल्स को साइन करते हैं एंड कोर्ट के रूल्स को फॉलो करते हैं और अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमें इसका सबसे पहला पॉइंट ये बता रहा है कि अप्लाई कर किसके पास रहे हैं, तो कहते रजिस्ट्रार के पास। तो नंबर 1 पॉइंट बोल दो जल्दी से, क्या बताता है हमको। नंबर 1 पॉइंट बताता है कि ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास अप्लाई किया जाता है। अब नंबर 2 पॉइंट समझते हैं। सबसेक्शन 2 यहाँ पर हमें ये बताता है, देखो जब हम स्कूल से अब कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, लाइक आधार कार्ड या फिर 10th का आपका +2 का सर्टिफिकेट, ये सब है ना। ऐसे ही ना यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसेक्शन 2 कहता है कि डॉक्यूमेंट्स के अलावा और क्या आपको सबमिट करना होता है, डॉक्यूमेंट्स तो करने ही हैं, उसके अलावा नंबर 1 आपको एक डिक्लेरेशन भी देनी होती है, एफिडेविट बोल सकते हो आप। मतलब कि आप यहाँ पे ये डिक्लेयर कर रहे हो कि हमारे द्वारा दी गई जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी एकदम करेक्ट है, कुछ भी फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये आप एक तरह से डिक्लेयर कर रहे हो। क्लियर। नंबर 2 कॉपी ऑफ रूल्स। अभी पिछले सेक्शन में रूल्स समझे ना, तो वो रूल्स की कॉपी प्लस मेंबर्स का रेजोल्यूशन। यार आपको रूल्स की कॉपी तो समझ में आ गया, रूल से कॉपी करी चलो जी। ये मेंबर्स का रेजोल्यूशन बोले तो क्या, मेंबर्स का रेजोल्यूशन का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि मेंबर्स एंश्योर कर रहे हैं कि ये जो भी रूल्स हैं सारे के सारे लॉफुल रूल्स हैं, वैलिड रूल्स हैं, एंड हमारी यूनियन ने सिर्फ रूल्स बना के छोड़े नहीं है, रूल्स को प्रॉपरली फॉलो भी करेगी ये यूनियन। तो इस बात को एंश्योर कर रहे हैं मेंबर्स, उसी को यहाँ बोला गया है मेंबर्स का रेजोल्यूशन। समझे। तो डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको एक डिक्लेरेशन भी देनी है जिसमें ये डिक्लेयर हो रहा है कि दी गई इंफॉर्मेशन सही है, करेक्ट है। नंबर 2 रूल्स की कॉपी भी देनी है एंड साथ में ये भी इंश्योर करना है कि ये रूल्स जो भी बनाए गए हैं वो वैलिड भी है, प्लस यूनियन मानती भी है और मानेगी भी। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट बताता है रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग एप्लीकेंट्स की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि
जो भी मेंबर्स हैं, जो भी अप्लाई करेंगे इसके लिए ना रजिस्ट्रेशन के लिए, वो मेंबर्स ट्रेड यूनियन के मेंबर्स मतलब देख रहे हैं कि ये लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है, यहाँ पर ऑथराइजिंग एप्लीकेंट्स के रेजोल्यूशन का मतलब है ये लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी एप्लीकेंट्स, जो भी लोग इस चीज के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सबके सब ऑथोराइज्ड हैं, ट्रेड यूनियन के मेंबर्स द्वारा ही ऑथोराइज किए गए हैं। ऐसे कोई भी बाहर से आकर के नहीं अप्लाई कर रहा, ट्रेड यूनियन के मेंबर्स ने ही उनको ऑथोराइज करा है एंड वही लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर फेडरेशन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन का केस। अच्छा यार, ये फेडरेशन का मतलब क्या हुआ? अगर आपको बोलूं ट्रेड यूनियन ए, एक ट्रेड यूनियन बी है, एक ट्रेड यूनियन सी है, एक ट्रेड यूनियन डी है, एक ट्रेड यूनियन ई है, अगर ये पांचों ए बी सी डी ई जो ट्रेड यूनियंस है ये मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहे तो उसी को हम बोलेंगे फेडरेशन। समझे? उसी को हम सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। मतलब अलग अलग ट्रेड यूनियंस मिल करके एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहती हैं तो उसको हम यहाँ पे फेडरेशन बोलेंगे। अब ये पॉइंट क्या कहता है? कहते अब देखो, मैंने आपको बोला एक ए, एक बी, एक सी, एक डी, एक ई, ये सभी अलग अलग ट्रेड यूनियंस हैं, राइट? अब जरूरी थोड़ी है कि पांचों की पांचों ही मतलब फेडरेशन करना चाहती हैं, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहती हैं। तो इसीलिए ना ये पांचों अलग अलग क्या करेंगे, सेपरेटली अपना अपना एक मीटिंग करेंगी और ये बताएंगे कि हम लोग इस फेडरेशन में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। हो सकता है इसमें से ट्रेड यूनियन ई बोल दे मुझे नहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन में आना कोई भी, तो फिर ए बी सी डी जो है ये चारों फेडरेशन कर लेंगी। तो मतलब इन चारों को सेपरेट, पांचों को सेपरेटली ये मौका मिल रहा है कि आप लोग अपनी मीटिंग कर लो अपनी अपनी, फिर अप्रूव करके हमें बता दो कि कौन चाहता है कि फेडरेशन हो जाए, हम एक मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। ठीक, कौन शामिल होना चाहता है कौन नहीं, बता दो। क्लियर? सबसेक्शन 1 क्लियर हो गया ना? अब हम सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। ये तो बात थी जो, अच्छा ये सब कुछ आपको समझ में आ गया कि सबमिट करना है। अगर फ्रेंड्स कोई ट्रेड यूनियन है वो 1 साल या उससे ज्यादा, उसको 2 साल 5 साल हो चुके हैं, मान लो वो 1 या उससे ज्यादा साल पुरानी है, देन उसको ये जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं या जो हमने समझा ये डिक्लेरेशन, कॉपी ऑफ रूल्स वगैरह सबमिट करने होते हैं। इसके साथ साथ उसको क्या है, जो भी उसकी जर्नल स्टेटमेंट होती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज के, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या होती है। तो जो जर्नल स्टेटमेंट होती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, उसको वो भी साथ में सबमिट करनी पड़ेगी। लेकिन ये जर्नल स्टेटमेंट जो एसेट्स एंड लायबिलिटी की सबमिट करनी होती है ये वाली ट्रेड यूनियन को तभी करनी पड़ेगी अगर वो ट्रेड यूनियन 1 या 1 से ज्यादा साल पुरानी हो चुकी है। अगर वो अभी न्यूली है, लाइक अब इसको 6-7 महीने ही हुए हैं, फिर जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड सबसेक्शन बोलता है अब रजिस्ट्रार क्या करेगा। रजिस्ट्रार अब चेक करेगा कि उसको जो एप्लीकेशन दी गई है उसमें जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करा भी है कि नहीं, वो एप्लीकेशन वैलिड है भी या नहीं। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि सब ठीक है, फिर वो रजिस्ट्रार क्या है, उस ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कर देगा। ठीक है, अब हम इसके सबसेक्शन 4 की बात करते हैं। मान लीजिए पिंकू के ट्रेड यूनियन का नाम है क्या रखे यार, चल पिंकू के ट्रेड यूनियन का नाम पिंकू ट्रेड यूनियन है। अब जो टोमू है वो भी अपनी ट्रेड यूनियन का नाम पिंकू ट्रेड यूनियन रख देगा, क्या रख सकता है? नहीं। अच्छा यार ये बात छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो आप कोई भी ऐप है ना, उसमें अपना एक नंबर रजिस्टर कर देते हो और दूसरी बार आप फिर से उसी नंबर से रजिस्टर करना चाहते हो तो आ जाता है ना कि सॉरी ये नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आपको नेक्स्ट टाइम न्यू नंबर ही डालना पड़ेगा अगर आप दोबारा रजिस्टर करना चाहते हो, राइट? या अगर हम ईमेल के केस में भी देखें तब भी ऐसा हो जाता है, अगर आपने एक ईमेल ऑलरेडी एक ऐप में यूज कर लिया फिर से उसी ऐप में दोबारा उसी ईमेल से रजिस्टर करना चाहते हो तो आता है ना लिखा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ये ईमेल। अब मतलब एक जो रजिस्टर्ड ईमेल है या मोबाइल नंबर है आप उसको दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से अगर एक नेम में
ऑलरेडी एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है, तो दूसरा बंदा भी उसी जैसा सिमिलर नेम यूज करके ट्रेड यूनियन रजिस्टर करवाना चाहता है, तो वहां उसको रजिस्ट्रार बोल देगा सॉरी, इस नेम से ट्रेड यूनियन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, कृपया अपना नेम चेंज करे, मतलब ट्रेड यूनियन का नेम चेंज करे। क्लियर हुआ? सही टाइम पे एग्जाम्पल दिमाग में आ गई। सो आई होप सभी को सेक्शन 8 भी क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 9। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर भी हमने पढ़ने हैं सब सेक्शन 7 तक। सबसे पहले सबसेक्शन 1 में ये बताया गया है कि जो रजिस्ट्रार होता है ना, वो सब एकदम से देखता है, चेक करता है कि उन्होंने सारे रूल्स अच्छे से फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, सब ठीक है। फिर वो क्या कर देता है, रजिस्ट्रार उनके ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कर देता है। सबसेक्शन 1 क्लियर ना? सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है कि जब वो रजिस्ट्रेशन कर देता है ना, फिर वो क्या करता है, अच्छा यार आपने +2 पास कर ली, सर्टिफिकेट मिला क्या? हाँ, ऐसे ही यहाँ पर भी जो वो ट्रेड यूनियन को जब रजिस्टर कर देता है ना रजिस्ट्रार, तो वो सर्टिफिकेट इशू करता है। जैसे हमारे सर्टिफिकेट्स प्रूफ है कि हमने 10th करी है, बीकॉम करी है, एमकॉम करी, मतलब जो भी हमने पढ़ाई करी है, ठीक उसी तरह से जब कहते वो रजिस्ट्रार भी इनको सर्टिफिकेट इशू कर देता है, तो वो एक तरह से लीगल प्रूफ बन जाता है कि ऑफिशियली ये ट्रेड यूनियन क्या है, रजिस्टर हो चुकी है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है कि एंट्री। अब वो एंट्री डाल देता है। एंट्री बोले तो रजिस्ट्रार क्या करता है, अपने रजिस्टर में एंट्री डालता है। एंट्री का मतलब है यहाँ पर फ्रेंड्स कि जिस ट्रेड यूनियन को उसने रजिस्टर्ड करा है, उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसमें कितने मेंबर्स हैं, मतलब उस ट्रेड यूनियन के रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती है ना, रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में उसको लिख देता है। तो ये एक तरफ से ऑफिशियली रिकॉर्ड बन जाता है। क्लियर? नेक्स्ट सबसेक्शन 4 बोलता है, अब सबने ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पढ़ा है, अगर आपको वो पढ़ना है ना तो उसकी भी प्रॉपर प्लेलिस्ट बन रखी है, आप पूरी वीडियोस देख सकते हो। लेकिन अभी हम फिलहाल बात करते हैं, अगर मान लीजिए एक XYZ करके ट्रेड यूनियन है, ये ना फ्रेंड्स तब थी जब ये कोड नहीं था, लेकिन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 था, तो ये उस एक्ट के अंडर वैलिड भी है एंड रजिस्टर्ड भी है। तो वो वाली ट्रेड यूनियन जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के टाइम पर, मतलब जब ये एक्ट चल रहा था, अभी कोड नहीं था, उस वक्त कहते जो ट्रेड यूनियंस रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, वो ये कोड आने से क्या है, अब ऑटोमेटिकली कोड के अंदर भी रजिस्टर्ड हो गई। लेकिन इन्हें अब करना क्या है, अब इन्हें अपने एग्जीक्यूटिव एंड जो भी रूल्स हैं उसको इस कोड के अकॉर्डिंगली अपडेट कर लेने हैं, और अपडेट करने के बाद सबमिट कर देने हैं रजिस्ट्रार को। मतलब कि क्योंकि कहते हैं ऑलरेडी ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड थी, तो अब कोड आने के बाद, ये कोड आने के बाद ना इन्हें दोबारा से सारा शुरू से प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कोड के अंडर भी रजिस्टर्ड हो गई। बस कोड के हिसाब से जो भी इनका एग्जीक्यूटिव एंड रूल्स थे उसको अब अपडेट कर लेने का है, और वो अपडेटेड रूल्स को क्या है, रजिस्ट्रार को सबमिट कर लेने का है। अब रजिस्ट्रार भी क्या करेगा, उसी के हिसाब से जो भी इनके रिकॉर्ड्स थे उसको अपडेट कर देगा। क्लियर हुआ? हाँ। अब सबसेक्शन 5 सुनो, यहाँ बात करी गई है विड्रॉल एंड कैंसिलेशन की। विड्रॉल का मतलब अगर कोई ट्रेड यूनियन खुद से ही, खुद अपनी मर्जी से ही ट्रेड यूनियन बंद करना चाहती है, विड्रॉ करना चाहती है। कैंसिलेशन का मतलब है यहाँ पर मान लो रजिस्ट्रार को लग रहा है कि ये जो ट्रेड यूनियन है वो अपने रूल्स को वायलेशन कर रही है, कुछ फॉलो नहीं कर रही, रूल्स में कुछ लिखा कर कुछ और ही नहीं है ये ट्रेड यूनियन, तो वो इनका जो सर्टिफिकेट मिला था ना इनको, वो कैंसिल कर सकता है। या हम जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी मिनिमम मेंबर्स तो रहने ही चाहिए। कितने मिनिमम मेंबर्स? यस, या तो टोटल वर्कर्स का 10% और 100 वर्कर्स, जो कम होगा वो होते हैं मिनिमम मेंबर्स। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, अगर 50 मिनिमम मेंबर्स हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए 50 में से 40 लोग तो छोड़ चुके हैं ट्रेड यूनियन, तो मिनिमम मेंबर्स तो बचे ही नहीं, मतलब 50% भी नहीं बचे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इनकी कैंसिलेशन हो जाएगी सर्टिफिकेट की।
तो दो तरीकों से कैंसिलेशन हो जाता है, या तो आप रूल्स तोड़ रहे हो तो भी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाएगा, या फिर वो मिनिमम मेंबर्स वाला क्राइटेरिया अब आप पूरा ही नहीं कर पा रहे हो तो भी कैंसिल हो जाएगा सर्टिफिकेट। क्लियर? सबसेक्शन 6 बोलता है कि ये तो अभी हमने बात करी थी कि मिनिमम मेंबर्स वाला क्राइटेरिया नहीं पूरा हो रहा या रूल्स नहीं फॉलो कर रहे। सबसेक्शन 6 बोलता है खुद डायरेक्ट ट्राइब्यूनल ही ऑर्डर दे दे, अगर ट्राइब्यूनल ही अगर रजिस्ट्रार को ऑर्डर दे दे, मे बी कोई भी रीजन हो सकता है कि आप रूल्स फॉलो नहीं करते हो या जो भी है ना, तो अगर ट्रिब्यूनल ही ऑर्डर दे दे तब भी इनका जो सर्टिफिकेट था वो कैंसिल हो सकता है। अब जो इसका लास्ट सबसेक्शन है वो कहता है कि जब रजिस्ट्रार इनके सर्टिफिकेट को कैंसिल करता है तो यहाँ उसको दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, वो रीजन लिखेगा, वो लिखेगा कारण कि क्यों आपके ट्रेड यूनियन के सर्टिफिकेट को कैंसिल किया जा रहा है। एंड साथ ही साथ दूसरी बात, वो जिस ट्रेड यूनियन का सर्टिफिकेट कैंसिल कर रहा है उस ट्रेड यूनियन को कम्युनिकेट भी करो, बताओ भी कि आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो रहा है, उसको बताना भी जरूरी है, रिटर्न नोटिस देना जरूरी है कि ये कारण है आपका सर्टिफिकेट ट्रेड यूनियन का कैंसिल हो रहा है। ये भी सेक्शन सभी को क्लियर हो गया? Good. Now let's talk about section number 10. मान लीजिए फ्रेंड्स, ये ना एक ABC ट्रेड यूनियन है, ठीक है, ABC ट्रेड यूनियन है और ये FGH ट्रेड यूनियन है। ये वो वाली ट्रेड यूनियन है जिसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा। किस चीज के लिए? हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा है एंड रजिस्ट्रार ने रजिस्टर्ड ही नहीं करा, उसने इनकी रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दी। दूसरा सिनेरियो, ये जो FGH ट्रेड यूनियन है इनका रजिस्टर्ड हो चुका था ट्रेड यूनियन, सर्टिफिकेट भी इश्यू हो चुका था, लेकिन रजिस्ट्रार ने इनका वो जो सर्टिफिकेट इश्यू करा था ना उसको ही कैंसिल कर दिया। मतलब दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ यार। एक की तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करी, पहले काम रिजेक्ट, रजिस्ट्रेशन ही रिजेक्ट कर दी, और दूसरे के साथ क्या हुआ, सर्टिफिकेट इशू हो गया था लेकिन बाद में कैंसिल कर दिया गया। क्या यार, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो उस बंदे को कुछ इफेक्ट पड़ेगा, है ना? अब इनके पास यार दो काम है, या तो बैठ के रो लो या दूसरा ट्रिब्यूनल के पास अपील कर लो। फ्रेंड्स, अब ये लोग क्या करेंगे, जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट होती है उसमें ट्रिब्यूनल के पास करेंगे अप्लाई। अब ट्रिब्यूनल के पास अगर मान लो जो भी प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड के विद इन ये लोग ट्रिब्यूनल के पास अपील नहीं कर पाए, सॉरी मैं अप्लाई बोल रही हूँ, ये लोग अपील नहीं कर पाए तो इन्हें रीजन बताना पड़ेगा कि क्या ही सर्कमस्टांसेस थे। स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि जो भी प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड के दौरान हम लोग आपके पास मतलब ट्रिब्यूनल के पास अपील क्यों नहीं कर पाए थे। ठीक है, चलो, मतलब इन्होंने अपील कर दिया। अब नेक्स्ट सब सेक्शन बोलता है अब ट्रिब्यूनल क्या करेगी। अब ट्रिब्यूनल के पास फ्रेंड्स या तो नंबर 1, मान लीजिए ये जो FGH है इसका सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ था, राइट? इन्होंने अपील करा ट्रिब्यूनल के पास, हो सकता है इसकी अपील को ही ट्रिब्यूनल डिसमिस कर दे, रिजेक्ट कर दे कि तुम्हारी अपील गलत है, भाग जा वापस, चल भाग। मतलब ट्रिब्यूनल इनकी अपील को रिजेक्ट कर सकती है, डिसमिस कर सकती है। नंबर 2, ट्रिब्यूनल कहती क्या हुआ बेटा, तुम्हारे सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया। अब ट्रिब्यूनल सब देखती है, मान लो ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकती है रजिस्ट्रार को, हाँ जी क्यों इसका सर्टिफिकेट कैंसिल करा। रजिस्ट्रार को ट्रिब्यूनल बोल सकती है आपका ये कैंसिल करने का, सर्टिफिकेट कैंसिल करने का डिसीजन गलत था, चलिए इसको इसका सर्टिफिकेट वापस कीजिए। तो फिर इसको क्या होगा, रजिस्ट्रार को इसको इसका सर्टिफिकेट दोबारा इश्यू करके देना पड़ेगा। समझ गए? तीसरा, ये कहता भाई मेरी तो रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दी, रजिस्टर ही नहीं करा कुछ, उसको ही को रिजेक्ट कर डाला, तो इसने भी अपील करा था। अब यहाँ पर या तो ट्रिब्यूनल भी इसकी अपील को क्या कर सकती है, कैसे डिसमिस कर सकती है। ये कहता हद है, मैं तो हर जगह रिजेक्ट हो रहा हूँ। अच्छा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्रिब्यूनल है वो रजिस्ट्रार को बोल सकती है कि तुमने ये बहुत गलत किया कि इनकी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर नहीं करा, जबकि ये सारे रूल्स फॉलो कर रहे थे।
जो मतलब अप्लाई करने के लिए 7 मिनिमम मेंबर्स वगैरह होने चाहिए, या वो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो रूल था 10% ऑफ टोटल वर्कर्स और 100 वाला, ये सब कुछ तो ठीक था यार हर स्टेप पर, तो तुमने क्यों नहीं रजिस्टर करा? डॉक्यूमेंट्स भी सारे सही दिए थे, तो क्यों नहीं करा? तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल बोल सकती है रजिस्ट्रार को कि तुम्हारा ये फैसला गलत था, चलो इनके ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करो। तो फिर रजिस्ट्रार को इनकी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करना पड़ जाएगा। तो समझ गए ना? सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।